हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस समझने की कोशिश करेंगे। मतलब किस तरीके से मार्क्सिस्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। उससे पहले हमने मॉडर्न अप्रोचेस को पढ़ा, उसी के साथ साथ हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस को पढ़ा। मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर हमने बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म को पढ़ा। ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर हमने हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इन सब अप्रोचेस को पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसे मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो है वो साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंपीरिकल स्टडी की जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर जो है वो वैल्यू लेडन स्टडी होती है, जिसके अंदर हम नॉर्म्स जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हैं। तो इट्स लाइक कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस वाले लोग हैं वो अलग तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस वाले लोग अलग तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो पॉलिटिकल साइंस को अलग एंगल से, अलग नज़रिए से देखते हैं। ले दे के फ़कत अपने पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखें इस दुनिया को किसी और की नज़र से। तो हर किसी के पास अपनी नज़र है, अपनी नज़र से हर कोई इस दुनिया को देखता है। इसी तरीके से मार्क्सिस्ट लोग भी अपने लेंस से, मतलब अपने तरीके से, अपने नज़रिए से पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं, पढ़ते हैं। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली जा रहे हैं, आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। आप चाहें तो बस के ऊपर जा सकते हैं, चाहे ट्रेन के ऊपर जा सकते हैं, और चाहें तो आप एरोप्लेन के ऊपर जा सकते हैं। तो हर किसी का अपना तरीका है, हर कोई अपना तरीका चुनेगा। कोई बस पे जाएगा, कोई एरोप्लेन पे जाएगा। तो इसी तरीके से मार्क्सिस्ट लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस को अलग एंगल से, अलग दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। वही हम समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, सबसे पहले आपको यह समझना है कि मार्क्सिज्म स्टडीज पॉलिटिकल साइंस थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक पावर। अब मार्क्सिज्म के अंदर पॉलिटिकल साइंस को बेसिकली क्लास स्ट्रगल और साथ ही साथ इकोनॉमिक पावर के नज़रिए से देखा जाता है। इकोनॉमिक पावर और क्लास स्ट्रगल के लेंस से जो है, नज़रिए से या फिर एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता है, देखा जाता है। बेसिकली जो मार्क्सिज्म के अंदर आता है, या जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो बार बार क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, वो बार बार इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं। वो ये समझते हैं कि जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, या फिर पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक पावर से शेप होती है। वो इस चीज़ से शेप होती है कि किसके पास कितना पैसा है, लोगों की मटेरियल कंडीशंस कैसी हैं, और सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल कैसे चल रही है। मार्क्सिस्ट लोगों का हमेशा ये मानना है कि हमेशा सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस होती हैं। एक वो होते हैं जिनके पास कुछ होता है, एक वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक क्लास होगी अमीरों की क्लास, एक होगी गरीबों की क्लास। अमीर वो हैं जो हैव्स हैं, जिनके पास कुछ है, और गरीब वो हैं जो हैव्स नॉट हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। और इन दोनों के बीच में लड़ाई लगी होती है, और ये दोनों लोग पावर के लिए लड़ते हैं। अमीर लोग चाहते हैं कि उन्हीं के पास पावर रहे, और गरीब लोग चाहते हैं कि उनके पास पावर आ जाए। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश बिटवीन द टू क्लासेस इन द सोसाइटी ऑलवेज। वो हिस्ट्री से प्रूव करते हैं मार्क्सिज्म के अंदर कि किस तरीके से इतिहास में से ही, फ्रॉम हिस्ट्री, मतलब 2000 साल 3000 साल पहले से ही हम देखते आए हैं कि समाज हमेशा दो क्लासेस में बटा हुआ था, हमेशा दो क्लासेस में बटा रहा है, और उन दो क्लासेस के बीच में आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई इस बात की कि किसके पास पावर आएगी, कौन पावर को कैप्चर करेगा। जैसे आज के टाइम पे समाज अमीर और गरीब दो क्लासेस में बटा हुआ है, और अमीर चाहते हैं कि उनके पास पावर रहे, और गरीब चाहते हैं कि उनके पास पावर आ जाए। तो इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से मार्क्सिस्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। उनका यह मानना है, मार्क्सिस्ट लोगों का बेसिकली ये मानना है कि असलियत में पॉलिटिक्स इस चीज से डिफाइन और शेप होती है कि किसके पास क्या है, इंसान की मटेरियल कंडीशंस कैसी हैं, समाज के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास है, पैसा किसके पास है, फैक्ट्रीज किसके पास है, अमीर कौन है, गरीब कौन है। और उसी तरीके से जो है वो पॉलिटिक्स भी शेप होती है। जो लोग अमीर होते हैं वो लोग ही पावर को कैप्चर करते हैं, उन्हीं के पास पावर आ जाती है। तो इस दृष्टिकोण से जो है वो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, दिमाग के ऊपर से उड़ रहा है, तो ठहरिए, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे अब मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आप ये समझिए कि इस अप्रोच का फाउंडर कौन है, इस अप्रोच को दिया किसने है। तो बेसिकली ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है, तो ऑब्वियसली मार्क्स ने दी होगी। तो कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर रहा 18th सेंचुरी का या 19th सेंचुरी का आप कह सकते हैं, जिसका जन्म 1812 में होता है। 1882 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसकी डेथ हो जाती है। 19th सेंचुरी का बहुत बड़ा फिलोसोफर रहा। उसने जो है वो इस अप्रोच को दिया है, और उसी के साथ साथ उसका जो सहयोग दिया उसके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने। फ्रेडरिक एंगल्स बेसिकली बड़ा खास दोस्त था कार्ल मार्क्स का, और उन दोनों
ने बेसिकली इस अप्रोच को दिया है, उन दोनों ने कई सारी किताबें लिखी हैं और जिसमें से दो मशहूर किताबें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल भी है। तो आपको इन किताबों के नाम याद रखने हैं। आपको यह समझना है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर दो किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, एक दास कैपिटल है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछा जाता है। पीजीटी एग्जाम्स की आप बात कर लीजिए या फिर आप सीईटी पीजी एग्जाम्स की बात कर लीजिए। अब आइए समझते हैं कि इस अप्रोच के अंदर बेसिक असम्पशंस क्या है, बेसिकली मार्क्सिस्ट लोग क्या मानते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी डिटरमाइंस पॉलिटिक्स, लॉ एंड आइडियोलॉजी। उनका ये कहना है कि जो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पैसा किसके पास है, रिसोर्सेज किसके पास है, मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, फैक्ट्रीज किसके पास है, जमीन किसके पास है, मशीनरी किसके पास है और किसके पास नहीं है। इसी से जो है वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स डिफाइन होती है, शेप होती है। इसी से पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है इसी से पूरी पॉलिटिक्स जो है वो डिफाइन होती है। इवन कि इसी से आइडियोलॉजी और लॉ ये भी डिफाइन होते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग जो है वो लोग जो पॉलिटिक्स में बेसिकली जिन लोगों के पास पैसा होता है वही लोग पावर में आते हैं। तो जैसे आजकल आपने सुना होगा ना, अंबानी अडानी की सरकार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो आज की सरकार है वो अंबानी अडानी की सरकार है। अब अंबानी अडानी कौन है, अमीर लोग हैं। ये कहा जाता है कि यही अमीर लोग फंड करते हैं, यही अमीर लोग पैसा लगाते हैं और पॉलिटिशियंस को जिताते हैं और वही पॉलिटिशियंस फिर उन अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। तो जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा है वो पावर खरीद लेता है, उसके पास पावर भी आ जाती है। लोगों को पैसे बांट के, दारू बांट के वोट हासिल कर लिए जाते हैं और फिर पावर भी अल्टीमेटली उनके पास आ जाती है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, जिसके पास भी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर, उसी से डिफाइन होता है कि इस देश की पॉलिटिक्स कैसी होगी, उसी से डिफाइन होता है कि इस देश का कानून कैसा होगा। बेसिकली कानून भी उस देश में उसी तरीके से बनाए जाते हैं जो कि अमीरों को फायदा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार किसकी है, अमीरों की सरकार है। अमीरों ने ही पैसा लगाया है और उन्होंने ही सरकार बनवाई है। Whoever controls wealth and production also controls the state and political power। तो इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी वेल्थ और प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वेल्थ और प्रोडक्शन मतलब जिसके पास भी पैसा है, जिसके पास इंडस्ट्रीज है, जिसके पास फैक्ट्रीज है, जिसके पास प्रोडक्शन, जिसके पास जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके पास जो है वो सारे के सारा मशीनरी है, जिसके पास भी पैसा है, कैपिटल है, मशीनरी है, जमीन है, जायदाद है, वेल्थ है, वही लोग बेसिकली पॉलिटिकल पावर को भी कंट्रोल करते हैं, कैप्चर करते हैं। उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर भी रहती है। तो अगर मोदी जी पावर में है, राहुल गांधी जी पावर में है, तो उनके पीछे किसी न किसी बड़े कैपिटलिस्ट आदमी का, जिसके पास बहुत पैसा था, उसका हाथ होगा, क्योंकि उसी ने ही पैसे लगाए होंगे उनको जिताने के लिए। और अल्टीमेटली वो काम भी किसके लिए करेंगे, उसी बंदे के लिए करेंगे, अमीर बंदे के लिए करेंगे। तो बेसिकली क्या उसके खिलाफ कानून बनाए जाएंगे? नहीं। तो कानून कौन बनवा रहा है? वो अमीर व्यक्ति बना रहा है, क्योंकि उसी की कठपुतलियां जो हैं, उसी के जो लोग एजेंट्स हैं, वही लोग पावर में हैं। अब की कंसेप्ट्स के अंदर, इसके अंदर की कंसेप्ट्स कौन से आते हैं? सबसे पहले इसके अंदर आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। बेसिकली मार्क्सिज्म के अंदर या मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर बार बार हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की जाती है। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या हुआ? देखो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब यह है कि इतिहास बदलता है। आज से 2000 साल पहले का भारत कुछ और था, आज से 2000 साल पहले की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कुछ और थी, आज का समाज कुछ और है, आज का इतिहास, आज का समय कुछ और है। 200 साल पहले का समय कुछ और था, 400 साल पहले का समय कुछ और था, 1000 साल पहले का समय कुछ और था और 2000 साल पहले का समय कुछ और था। तो इतिहास बदला है। बदला है नहीं बदला है, इतिहास का नाम ही तो बदलाव है। टाइम होता क्या है? टाइम इज सिंपली अ चेंज। तो इतिहास कहते किसको है? इतिहास इज सिंपली अ चेंज इन द टाइम, कि समय के अंदर बदलाव आता है, राइट? तो इतिहास बदला है, लेकिन इसलिए नहीं बदला है कि राजा ने बदला है, इसलिए भी नहीं बदला है कि किसी ने सोचा और बदल गया, बल्कि इसलिए बदला है क्योंकि सोसाइटी की जो मटेरियल कंडीशंस थी, या फिर सोसाइटी के अंदर जो दो क्लासेस बनी हुई थी, उनके बीच में क्लैश हुआ है। नहीं समझ आ रही है? इतिहास इसलिए बदला है क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने उसको बदला है। बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने ही पूरे के पूरे सोसाइटी और हिस्ट्री को बदला है। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जब मैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इतिहास के अंदर कार्ल मार्क्स ये कह रहा है, मार्क्सिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि इतिहास के अंदर समाज हमेशा दो वर्गों में बटा हुआ था, दो क्लासेस के अंदर बटा हुआ था। एक थे हैव्स, एक थे हैव्स नॉट। हैव्स जिनके पास सब कुछ था, हैव्स नॉट जिनके पास सब कुछ नहीं था। जिनके पास सब कुछ था वो कुछ नहीं छोड़ना चाहते थे, और जिनके पास कुछ नहीं था वो कुछ हासिल करना चाहते थे। इसलिए दोनों के बीच में क्लैश हुआ, और जब क्लैश हुआ तो नया समाज
उभर करके आया, नए समाज ने जन्म लिया। और आपको डिटेल से और सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं, हिस्ट्री प्रोग्रेसेस थ्रू इकोनॉमिक चेंज। हिस्ट्री इसलिए बदलती है, समाज इसलिए बदलता है, इतिहास इसलिए बदलता है क्योंकि इकोनॉमिक चेंजेस होती हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होती हैं। नॉट किंग्स और आइडियाज, राजा और आइडियाज इतिहास को नहीं बदलते हैं। तो कार्ल मार्क्स या फिर मार्क्सिस्ट लोग ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो स्टेजेस में डेवलप हुई है, मतलब इतिहास बदला है और कैसे बदला है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चले जाओ तुम प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। ये वो दौर है जब नया नया इंसान धरती के ऊपर आया है और नया नया इंसान जो है इस धरती के ऊपर रह रहा है। ये टाइम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म का। प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब यहां पे बेसिकली किसी भी तरीके की दो क्लासेस नहीं है सोसाइटी के अंदर, मतलब अमीर गरीब का कोई कंसेप्ट नहीं है, भेदभाव कोई नहीं है समाज के अंदर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे लोग बराबरी से रह रहे हैं। कोई फैमिली का कंसेप्ट नहीं है, कोई अपनी ज़मीन का कंसेप्ट नहीं है, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, वेल्थ का कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली ये एक ऐसा समाज है जैसे ऐसे बंदर होते हैं ना, बंदर जानवर, एक वैसा समाज है ये। किसी को कोई टेंशन नहीं, आज यहाँ पे खाना खा रहे हो, कल कहीं और खा लोगे, परसों कहीं और खा लोगे। आज जहाँ पे तुमने हिरन मारा, कोई जानवर मारा, खा लिया, कल कहीं और मार के खा लोगे। आज जहाँ पे रह रहे थे कल कहीं और रहोगे। तो अपना तुम्हारा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई लालच नहीं है इंसान के बीच में। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। फिर क्या होता है, फिर आती है स्लेवरी। अब स्लेवरी के अंदर क्या होता है, स्लेवरी के अंदर बेसिकली ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि मास्टर और स्लेव में बटी हुई है, मास्टर और स्लेव में बटी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये 2000-3000 साल पहले का समाज है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो वो लोग हैं जो मास्टर हैं, एक वो हैं जो स्लेव हैं। मास्टर जिनके पास सब कुछ है, स्लेव जिनके पास कुछ नहीं है। मास्टर जिनके पास जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। स्लेव जो गुलाम है, और जो गुलाम है किसके, मास्टर के। और मास्टर बेसिकली गुलाम जो लोग हैं, जो स्लेव्स हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जुल्म करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनसे बेरहमी से काम करवाते हैं, अपने खेतों में काम करवाते हैं, उनको खाना नहीं देते, पैसे नहीं देते, कुछ नहीं देते उनको। तो इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि स्लेव गुलाम के साथ आप बहुत अत्याचार, अन्याय और जुल्म कर रहे हो। आपस में क्लैश होगा इनके बीच में। तो एक नई सोसाइटी पैदा हुई और उसका नाम था फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म के अंदर क्या है, फ्यूडलिज्म के अंदर भी समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, और एक है कौन, जो लोग सर्फ हैं, जो लोग उन जमीनों के ऊपर काम करते हैं। तो हैप्स कौन है, फ्यूडल लॉर्ड्स, सर्फ कौन है, हैप्स नॉट। अब फ्यूडल लॉर्ड्स के पास बहुत बड़े बड़ी जमीनें हैं, एकर्स ऑफ लैंड्स हैं, और सर्फ जिनके पास जमीनें नहीं हैं। लॉर्ड की जमीनों के अंदर काम करता है सर्फ, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, प्रताड़ित किया जाता है, जुल्म होता है उसके साथ, पैसे उसको नहीं मिलते हैं, और इन दोनों के बीच में अब क्लैश होगा। सर्फ ये चाहेगा कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी कुछ आए और उसके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इन दोनों के साथ जब इन दोनों के बीच में फ्यूडलिज्म के अंदर जब फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ के बीच में क्लैश होगा तो एक नई सोसाइटी पैदा होगी जिसको कैपिटलिज्म कहा जाएगा। अब कैपिटलिज्म के अंदर क्या है, कैपिटलिज्म के अंदर एक तो वो है जिसके पास बहुत पैसा है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, जो पैसे वाला बिजनेसमैन है, और एक वो है जो मजदूर है, जो उसकी फैक्ट्रीज के अंदर काम करता है, जो उसकी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है। मजदूर के साथ शोषण होता है, वो प्रताड़ित किया जाता है, उससे 20-20 घंटे फैक्ट्रीज के अंदर काम करवाया जाता है, बहुत कम दिहाड़ी उसको दी जाती है, बस इतनी दिहाड़ी दी जाती है कि वो आज अपना जो है वो खाना पीना उस पैसे से हो जाए, लेकिन कल उसको 2 वक्त की रोटी ना मिले, क्योंकि अगर कल की रोटी भी उसको उस पैसे से मिल गई तो वो कल काम पे नहीं आएगा। तो बेसिकली यहां पे मजदूर के साथ शोषण हो रहा है। तो कैपिटलिज्म के अंदर सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दैट इज बिजनेस क्लास, या फिर वो क्लास जो रिच क्लास है, एंड द सेकंड क्लास इज द पुअर क्लास, और वो क्लास जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, मजदूर हैं, वर्कर्स हैं। अब इन दोनों के बीच में भी क्लैश होगा। फिर आएगा सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें अमीर को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, अमीरों से सारी दौलत हासिल कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। बेसिकली मजदूर जो है वो अमीरों के खिलाफ शोषण करेंगे कैपिटलिज्म के अंदर, और क्योंकि मजदूर जो है वो अमीरों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, क्रांति करेंगे, और उस क्रांति के चलते मजदूर सारी की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा अमीरों से छीन कर सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करेंगे। मतलब कि उनके पास सारा का सारा वेल्थ और सारे के सारे वो जो है वो सारी प्रॉपर्टी, वेल्थ और पैसा
मजदूरों के पास आ जाएगा और थोड़े से टाइम के लिए सोशलिज्म चलेगा और फिर आएगा कम्युनिज्म, जो कार्ल मार्क्स का सपना है। कम्युनिज्म बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई क्लास नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी। एक ऐसा समाज जहां सब बराबर है, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता है और उसको इतना मिल जाता है जितना उसको जरूरत है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है। तो ये इस तरीके से कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज बदलता है, सोसाइटी बदलती है, हिस्ट्री बदलती है। हिस्ट्री इसलिए नहीं बदलती है कि राजा बदलते हैं या फिर किसी के आइडियाज से हिस्ट्री बदल रही है, किताबों से बदल रही है, नहीं। हिस्ट्री इसलिए बदलती है क्योंकि इकोनॉमिक चेंजेस होती हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही वैसा है, क्योंकि सोसाइटी हमेशा दो क्लासेस के अंदर डिवाइड रहती है और उन दोनों क्लासेस के बीच में क्लैश होता है। एक नई क्लास एक नया सिस्टम स्टैब्लिश होता है, फिर वहां पे भी क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, नया सिस्टम स्टैब्लिश होता है और अल्टीमेटली ये सारा का सारा कम्युनिज्म के ऊपर जाकर रुक जाएगा। बेसिकली कम्युनिज्म के अंदर जो है वो सारे बराबर हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी है। कार्ल मार्क्स बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कम्युनिज्म के बाद अब जो है वो कोई क्लैश नहीं होगा, कोई क्लासेस के बीच में लड़ाई नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री यहाँ पे रुक जाएगी? तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है कार्ल मार्क्स का। तो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चेंज व्हेन इकोनॉमिक सिस्टम चेंज। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी तब बदलते हैं जब इकोनॉमिक सिस्टम बदलता है। फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ और था। जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम होता था वहाँ पे पावर फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होती थी। फिर हमारे पास जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया। अब पावर किसके पास है? कैपिटलिस्ट के पास है, क्योंकि कैपिटलिस्ट ही स्पॉन्सर करता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को और फिर वो पॉलिटिशियंस कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं। उसी के साथ साथ जहां पे स्लेवरी थी तो पावर किसके पास थी? पॉलिटिकल सिस्टम किसको फेवर कर रहा था? वो जो मास्टर को फेवर कर रहा था। बेसिकली मास्टर के पास पॉलिटिकल पावर होती थी। तो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इकोनॉमिक सिस्टम ही जब बदलता है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी बदलते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम से ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर द reflection of economic system, you can say, and that's what Karl Marx is also saying in his base and superstructure model. Basically he's trying to say that economic structure, basically political institutions and political system is the reflection of what you call economic system. Basically the whole superstructure is the reflection of economic system. उसके बाद सेकंड कंसेप्ट जो इसके अंदर आता है वो ये है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल वही बात हो गई कि सोसाइटी जो है हमेशा दो क्लासेस के अंदर डिवाइडेड रहती है। एक होते हैं बुर्जुआस मतलब कैपिटलिज्म के अंदर जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको बुर्जुआस कहा जाता है। ये बेसिकली ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनके पास जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के यही ओनर है, इन्हीं के पास जमीन है, इनके पास पैसा है, इनके पास मशीनरी है। और एक होते हैं प्रोलिटेरिएट मतलब वर्कर्स, जो मजदूर है कैपिटलिज्म के अंदर। और इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है, क्योंकि एक दूसरे को प्रताड़ित करता है। बुर्जुआस जो है वो प्रोलिटेरिएट को प्रताड़ित करता है, जुल्म करता है उसके साथ, ज्यादती करता है उसके साथ। और दोनों बेसिकली ये लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों चाहते हैं कि उनके पास पावर आ जाए। बुर्जुआ के पास पावर पहले से है, वो छोड़ना नहीं चाहते, और प्रोलिटेरिएट चाहते हैं कि उनके पास पावर आए। तो पॉलिटिक्स इज बेसिकली अ स्ट्रगल बिटवीन दीज क्लासेस फॉर पावर। तो पॉलिटिक्स इज सिंपली अ स्ट्रगल बिटवीन दीज क्लासेस। मतलब पॉलिटिक्स है क्या कि दो क्लासेस के बीच में हमेशा स्ट्रगल है पावर के लिए। अमीर चाहता है उसके पास पावर रहे और गरीब चाहता है उसके पास पावर आ जाए। समझ आई बात? थर्ड इसके अंदर जो कंसेप्ट आता है वो है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल। बेस और सुपरस्ट्रक्चर मॉडल के ऊपर मार्क्सिस्ट लोग बड़ा फोकस डालते हैं। बेसिकली बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है? देखो, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी के अंदर ये बेस होता है और ये होता है सारा का सारा सुपरस्ट्रक्चर। और ये क्या होता है? ये होता है बेस। अब बेसिकली बेस के अंदर क्या आता है? बेस के अंदर आता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब इंडस्ट्रीज जो है, प्रॉपर्टी जो है, प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है। और सुपरस्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? स्टेट आती है, लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लीजन आता है। बेसिकली मार्क्सिस्ट लोगों का ये कहना है कि बेस से ही सुपरस्ट्रक्चर डिफाइन होता है। बेसिकली बेस ही सुपरस्ट्रक्चर को शेप करता है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब किसके पास कितना पैसा है, वो ही डिसाइड करता है कि आपका सुपरस्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब आपका कानून कैसा होगा, आपकी स्टेट कैसी होगी, आपकी गवर्नमेंट कैसे होगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, आपका लीजन कैसा होगा। तो बेसिकली अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि इंडस्ट्रीज किसके पास है, पैसा किसके पास है, बिजनेसमैन कौन है, कैपिटल किसके पास है, मशीनरी किसके पास है। उसी से ये डिसाइड होगा कि उस समाज का सुपरस्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब वहाँ पे सरकार कैसी होगी, वहाँ का कानून कैसा होगा, वहाँ का लीजन कैसा होगा। आपको समझ आ रही है? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक बेस है उसी से सुपरस्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ऐसा नहीं होता है कि
जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बेस को डिफाइन करता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है, वो शेप करता है सुपर स्ट्रक्चर को कि किसके पास कितना पैसा होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होंगे। ये बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा, मतलब स्टेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है, बल्कि सुपर स्ट्रक्चर बेस के द्वारा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाता है। आपको समझ आई बात? तो बेसिकली जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, पैसा होता है, वही लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस देश का कानून कैसा होगा, उस देश की सरकार कैसी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं लोगों की सरकार बनती है, वही लोग सरकार बनाते हैं, वही लोग इस देश के एमएलए और एमपी बनाते हैं, वही लोग फंड करते हैं, वही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट कानून उन्हीं लोगों के लिए बनाती है, उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पे रीजन भी वैसे ही बनाया जाता है ताकि उनका जो आइडियोलॉजी, उनका जो हेजमनी है उसको जस्टिफाई किया जाए। मतलब अल्टीमेटली मजहब भी जो है वो अमीर लोगों के द्वारा बनाया जाता है ताकि अमीरों को मजहब प्रोटेक्ट करे। समझ आई बात? मजहब कैसे प्रोटेक्ट करता है अमीरों को? गरीबों को झांसे में रख के। कैसे कि जैसे कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए हैं। तो बेसिकली कैपिटलिस्ट चाहता है कि गरीब जो है उसके खिलाफ रिवॉल्ट ना करे, उसके खिलाफ जो है वो विद्रोह ना करे, इसलिए उसको झांसे में रखने के लिए कि उसकी जो एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है वो उसको चैलेंज ना करे, और उसको झांसे में रखने के लिए ये कहा जाता है कि तू गरीब इसलिए है क्योंकि तूने पिछले जन्म में पाप किए हैं, तुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो लीजन भी अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक बेस होता है, जो आपका इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, जिसके पास पैसा है, वही लोग ये डिसाइड करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब स्टेट कैसी होगी, लॉ कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, लीजन कैसा होगा। तो बेस जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को शेप करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब स्टेट जो है वो क्लास रूल का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली स्टेट मतलब सरकार जो है वो क्लास रूल को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। बेसिकली जो सरकार होती है, जो स्टेट होती है, इज नॉट न्यूट्रल, इट इज सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। जो स्टेट होती है वो न्यूट्रल नहीं होती है, वो सभी को एक तरीके से नहीं देखती है, बल्कि सरकार जो है, बल्कि स्टेट जो है वो रूलिंग क्लास, मतलब जो लोग रूल कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट सर्व करती है। रूल कौन कर रहा है? अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट लोग ही रूल कर रहे हैं। तो अमीर अमीर बना रहे, अमीर के पास और पैसा आए, इसीलिए स्टेट काम करती है। स्टेट गरीबों के लिए काम नहीं करती, अमीरों के लिए काम करती है, और अमीरों की हेजमनी को जस्टिफाई करने के लिए काम करती है। सो लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, जुडिशरी ऑल प्रोटेक्ट कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। तो जितने भी कानून हैं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, पुलिस की बात कर लीजिए, जुडिशरी की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे अमीरों का इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये लॉज जो है, कानून बने किसकी वजह से हैं? अमीरों ने ही बनाए हैं, अमीरों ने ही सरकार बनाई है, उसी सरकार ने कानून बनाए हैं, और वो कानून अमीरों के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, अमीरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, जुडिशरी, ये सारे के सारे अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद बेसिकली आइडियोलॉजी की बात यहाँ पे की जाती है। आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा। तो बेसिकली आइडियोलॉजिकल हेजमनी मेंटेन की जाती है कैपिटलिस्ट के द्वारा। बेसिकली कैपिटलिस्ट का जो रूल है उसको जस्टिफाई करने के लिए बेसिकली सारे के सारे मीन्स को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मीडिया होती है, एजुकेशन, रिलीजन, जस्टिफाई इनइक्वालिटी। जो मीडिया होती है वो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती है। एजुकेशन, रिलीजन, बेसिकली किताबों के अंदर आपको वैसे पढ़ाया जाता है, धर्म के अंदर वैसा सिखाया जाता है। मीडिया आपको वैसे सिखाती है कि जो अमीर हैं वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास काबिलियत है। तो बेसिकली अमीर का रूल जस्टिफाई करने के लिए, कैपिटलिस्ट लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आइडियोलॉजिकल हेजमनी क्रिएट की जाती है। लोगों के दिमागों में ये बिठा दिया जाता है कि अमीर जो है वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, इसलिए नहीं क्योंकि वो लूट रहे हैं लोगों को, वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोगों की। तो बेसिकली आइडियोलॉजिकल हेजमनी मेंटेन की जाती है। बेसिकली किताबें, जो आप स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, आप सोचते होंगे मैं बड़ा समझदार आदमी हूं, अपने दिमाग से सोचूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जो किताबें आपने पढ़ी हैं वो बनाई किसने है? इन्हीं लोगों ने बनाई है, अमीर लोगों ने बनाई है। बेसिकली जो रिलीजन है जिसको आप बहुत मानते हैं वो भी इन्हीं लोगों ने बनाया है। उसी के साथ साथ जो आपकी मीडिया है, मीडिया के अंदर बार बार आपको जो है कन्विंस किया जाता है कि आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप जो है वो काबिल नहीं है। तो बेसिकली पुअर आर पुअर बिकॉज दे डोंट वर्क हार्ड। गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो जो है वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके की आइडियोलॉजिकल हेजमनी क्रिएट की जाती है। अब डेमोक्रेसी के ऊपर क्या व्यूज है मार्क्सिस्ट लोगों के? उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ मनी नॉट पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो पैसे का राज है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, लोगों का राज नहीं है। लोगों के पास वोट देने की पावर तो है, लेकिन वो लोग जो है वो कभी भी पावर में नहीं आ सकते हैं। ये लोगों का राज नहीं है। बेसिकली लोग
धर्म के नाम पे करते हैं, दारू के नाम पे कर देते हैं, दारू पी के बोर्ड कर देते हैं, पैसे लेके बोर्ड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कहने की बात है, ये लोगों का राज है। लोगों का राज तो है ही नहीं, ये हमेशा जो है कुछ अमीर लोगों का राज है। अमीर लोग ही राज करते हैं और गरीबों को बहकावे में लाया जाता है। तो गरीब वोट तो कर सकता है, लेकिन समझ नहीं है किसको वोट करना है। तो उसकी समझ ही नहीं है किसको वोट करना है, तो उसका वोट खरीद लिया जाता है, उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उसको पढ़ाया ही वैसा जाता है। उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टडी। अब कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए मार्क्सिस्ट लोगों के द्वारा? सबसे पहले तो वो पॉलिटिक्स को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, मतलब साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। कोई किसी तरीके की सुपरस्टिशंस और नॉर्म्स वैल्यूज को वो कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं। जो असलियत में है, जिसको प्रूफ किया जा सकता है, उसी को वो स्टडी करते हैं। उसी के साथ साथ यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, वो सोसाइटी का इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। वो देखते हैं कि पैसा किसके पास है, किसके पास नहीं है, कौन प्रताड़ित है, एक्सप्लॉइटेशन किसकी हो रही है, गरीब कौन है, अमीर कौन है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉइटेशन, पावर रिलेशंस। वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर फोकस करते हैं, पावर रिलेशंस के ऊपर फोकस करते हैं। वो देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे चल रहा है, क्लासेस के बीच में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किसकी हो रही है, पावर रिलेशंस क्या है, अमीर कौन है, गरीब कौन है, पावर किसके पास है, जिसके पास पावर है वो, जिसके पास पावर नहीं है उसको वो किस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ये सब वो देखते हैं और उसके हिसाब से जो है वो पॉलिटिकल साइंस को वो स्टडी करते हैं। तो ये मेथड है मार्क्सिस्ट लोग जो यूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। वो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉइटेशन, पावर रिलेशंस के ऊपर फोकस करते हैं, वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को देखते हैं, वो बेसिकली बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल को फॉलो करते हैं, वो क्लास स्ट्रगल को समझते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और इस दृष्टिकोण से वो पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की, समझने की। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, ई बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।